नमस्कार, मैं भावना स्वामी, लेक्चरर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अनिवार्य प्रश्न पत्र विषयों एवं संकाय की समझ की सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड को पढ़ने जा रहे हैं। व्याख्यान विधि शिक्षण की यह एक पारंपरिक विधि है। व्याख्यान विधि को प्रवचन विधि अथवा कथन विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक विषय के शिक्षण में यह विधि किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति अवश्य ही रखती है। व्याख्यान विधि हमारे देश की प्राचीनतम शिक्षण विधियों में से है, जिसके माध्यम से गुरुकुलों में, आश्रमों में शिक्षण व्यवस्था संचालित की जाती थी, जहाँ ऋषि मुनि व गुरुजन अपने शिक्षणार्थियों को व्याख्यान के माध्यम से वेद, पुराण व अन्य प्रकार का शैक्षिक ज्ञान प्रदान किया करते थे। व्याख्यान विधि स्रोत परंपरा के रूप में हमारी संस्कृति में सदियों तक विद्यमान रही है। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, तो हमारी कक्षाओं में 70% अध्यापन व्याख्यान विधि के माध्यम से ही करवाया जाता है। उपरोक्त कथन व्याख्यान विधि की उपादेयता को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त है। यह विधि अप्रत्यक्ष तथा अमूर्त घटनाओं अथवा विषय वस्तु का अध्ययन करवाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह विधि बड़ी कक्षाओं में शिक्षण के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं के शिक्षार्थी इस आयु वर्ग के होते हैं कि वे भावात्मक एवं अप्रत्यक्ष रूप से चिंतन कर सकें। परिभाषाओं की अगर बात की जाए, तो जेम्स एम ली महोदय इन्होंने कहा है, व्याख्यान शिक्षण की एक शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से किसी प्रकरण अथवा समस्या पर अपना भाषण देता है। बाइनिंग एंड बाइनिंग महोदय इन्होंने कहा है, बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान एक व्यवहारिक विधि है। और बाइनिंग महोदय की इस बात की पुष्टि हर्बर्ट स्पेंसर ने भी अपनी परिभाषा में की है। उन्होंने भी व्याख्यान विधि को एक व्यवहारिक विधि बताया, जो कि बड़ी कक्षाओं में अध्यापन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। एक शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण कार्य हेतु व्याख्यान विधि का उपयोग अपनी कक्ष में करवाया जाता है, तो इससे पूर्व उसे कुछ बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। इन बिंदुओं की सहायता से वह अपनी शिक्षण योजना को सफल बना सकता है, और ये आवश्यक बिंदु है जिसकी सहायता से किसी भी शिक्षक का शिक्षण सफल हो सकता है। सबसे प्रथम बिंदु यहाँ ध्यान रखने योग्य है श्रोता अर्थात शिक्षक को ये ध्यान रखना होता है कि उसकी कक्षा का स्तर कैसा है, कौन से विद्यार्थी किस आयु वर्ग के विद्यार्थी हैं जिन्हें वह पढ़ाने जा रहा है। हमने देखा है कि एक समान ही विषय वस्तु पर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षण की प्रक्रिया अलग अलग होती है, और यदि शैक्षणिक या प्रशिक्षण स्तर में हम बात करें, तो उसी विषय वस्तु को हम एक अलग प्रकार से अध्यापन करवाते हैं। दूसरा इसका बिंदु है उद्देश्यों के निर्धारण की बात की जाए, तो वर्तमान में जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जहाँ वहाँ किसी भी शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपनी कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और उद्देश्यों का निर्धारण ही उसके शिक्षण की सफलता का प्रमुखतम बिंदु माना जा सकता है। इसके पश्चात ध्यान रखने योग्य बात है विषय वस्तु शिक्षक के द्वारा जिस कक्षा में अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है, जिस आयु वर्ग के बच्चों को वह पढ़ाने जा रहा है, जिस कक्षा स्तर में वह अपनी विषय को बच्चों को प्रस्तुत करने जा रहा है, वहाँ शिक्षक को सबसे पूर्व विषय वस्तु के बारे में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि उसके द्वारा चुनी गई विषय वस्तु कितनी उपयोगी है बच्चों के लिए, यह विषय वस्तु कितनी व्यवहारिक है। बच्चों के स्तर के अनुसार विषय वस्तु का चुनाव करना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अंतिम बिंदु समय हम सब जानते हैं
कि किसी भी कक्षा में जाने के लिए एक शिक्षक के पास एक सीमित समय अवधि होती है, उसके कालांश एक समय के साथ बंधा हुआ होता है। तो यहाँ एक शिक्षक को यह बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जिस विषय वस्तु के चुनाव के साथ वो अपनी कक्ष में प्रवेश कर रहा है, वह विषय वस्तु उसके कालांश समय के साथ कितनी सफलतम रूप से वह अपने शिक्षणार्थियों तक पहुंचा सकता है। समय का ध्यान रखना एक शिक्षक के लिए विशेष और महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ है व्याख्यान विधि के प्रकार। व्याख्यान विधि के 5 प्रकार हैं। पहला है अनुक्रमिक या अनुक्रम प्रकार, जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु जिसका कि चुनाव किया जाता है उसके विकास क्रम का अध्ययन कर सकते हैं। यह कोई जीव हो सकता है, कोई वंश हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई भी व्यवस्था हो सकती है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो जैसा हम इतिहास को उसके विकास क्रम के आधार पर पढ़ते हैं, पहले प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, या वंशों की बात की जाए तो सल्तनत काल, मुगल काल, आधुनिक काल, इस आधार पर हम पढ़ते हैं। तो किसी भी विषय वस्तु को उसके जन्म से लेकर उसके विकास अवस्था के क्रम में पढ़ने की प्रक्रिया अनुक्रमिक व्याख्यान विधि के अंतर्गत आती है। दूसरा इसका प्रकार है शास्त्रीय प्रकार। शास्त्रीय प्रकार ऐतिहासिक और साहित्यिक विषय वस्तु के अध्यापन हेतु इस प्रकार की व्याख्यान विधि का उपयोग किया जाता है, जहां हम साहित्यिक विषयों का अध्यापन कार्य अपनी व्याख्यान विधि के अंतर्गत करवाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय पुस्तकें या शास्त्रीय सामग्री आ सकती है, जिसमें भाषाई स्तर की पुस्तकों का भी हम ज्ञान करवाते हैं विभिन्न प्रकार की भाषा विषयों में। इसके पश्चात है समस्यात्मक प्रकार। व्याख्यान विधि का यह प्रकार आधुनिक समय में सर्वाधिक प्रचलित प्रकार हम कह सकते हैं। समस्यात्मक प्रकार के अंतर्गत समस्यात्मक व्याख्यान विधि के द्वारा हम अपनी कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा अपनी कक्षा में किसी समस्या के साथ जाया जाता है, जहां वह एक समस्या को अपने शिक्षण विषय वस्तु के रूप में चुनाव करता है। वह कक्षा के अंदर जाके इस समस्या के ऊपर शिक्षार्थियों को इसके लाभ, हानि, दोष और इसके बारे में सुझाव भी मांग सकता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के दोष, लाभ, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बहुत सी ऐसी समस्याएं जिनके बारे में हम कक्ष में चर्चा कर सकते हैं। इसका अगला प्रकार है शोधात्मक प्रकार। यह भी आधुनिक शिक्षण विषय का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जहां मनोवैज्ञानिक शिक्षण के अंतर्गत हम किसी विषय वस्तु में उसके शोध का, उसके और परिष्कृत रूप का, उसमें और ज़्यादा सुधार की हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बीएड की, तो हमारी कक्षाओं में भी हम यही अध्यापन करवाने की, अपने प्रशिक्षणार्थियों को यही प्रशिक्षण देने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार अपनी आगे जाके अपने भविष्य में अपनी कक्षाओं में अधिक व्यवहारिक, अधिक सुधारात्मक रूप में किस प्रकार शिक्षण करवा सकते हैं। और अगर पीएचडी कक्षाओं की इस प्रकार के अध्ययनों की बात की जाए तो ये पूर्णतः शोधात्मक स्वरूप आधारित होते हैं। व्याख्यान विधि का अंतिम और आखिरी इसका 5वां प्रकार है तुलनात्मक, जिसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा किन्हीं 2 व्यक्तियों या 2 से ज़्यादा व्यक्तित्वों, वंशों, समाजों तथा शासन व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, इन सभी की तुलना की जाती है, जहां शिक्षार्थियों के समक्ष शिक्षक के द्वारा अपनी विषय वस्तु इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है, जहां वो 2 व्यवस्थाओं के बीच, 2 विषयों के बीच आपस में तुलना करते हुए उनका अध्यापन कार्य करवाते हैं। आगे अगर बात की जाए तो है व्याख्यान विधि के पद अथवा सोपान। कक्षा में जाने के पश्चात एक शिक्षक के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार वह अपनी विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, किन बिंदुओं के आधार पर उसे अपनी विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका पहला पद है प्रकरण, जहां छात्रों के समक्ष अपनी विषय वस्तु छात्रों के समक्ष जब प्रस्तुत की जाती है, जब शिक्षक के द्वारा अपनी प्रकरण का जो विषय वस्तु है उसका परिचय जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देता है, तो प्रथम पद में एक शिक्षक के द्वारा अपने विषय वस्तु का परिचय अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्ष में दिया जाता है। दूसरी योजना के आधार पर वह अपनी कक्षा में
आगे बढ़ता है। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि कक्षा में जाने से पूर्व एक शिक्षक को अपने उद्देश्यों का, अपने विषय वस्तु का, समय सीमा का, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अपनी योजना के अनुसार वह आगे बढ़ता है। प्रमुख बात ध्यान रखने योग्य यह होती है, हम अपने बच्चों को, B.Ed कक्षा के बच्चों को बढ़ाते हैं कि वो नए ज्ञान को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आगे बढ़े। तब यह कार्य वो कर लेता है। उसके पश्चात, इस कार्य की सफलता के पश्चात वह बढ़ता है प्रस्तुतिकरण की तरफ, जहाँ नई विषय वस्तु को वो अपने शिक्षार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। जो नई विषय वस्तु व्याख्यान विधि के माध्यम से एक शिक्षक अपनी कक्ष में प्रस्तुत करना चाहता है, इस पद के अंतर्गत, तृतीय पद के अंतर्गत, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत वह अपने विद्यार्थियों के समक्ष नई विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, स्पष्टीकरण के माध्यम से उस विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष वह सरलतम रूप में अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। इसका चौथा पद आता है सारांश या निष्कर्ष का। जब एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु के अंतिम पड़ाव की ओर जाता है, जब हम अपनी बात को खत्म करने की ओर जाते हैं, जब हम अंतिम रूप पक्ष की तरफ बढ़ते हैं, तो यह पद, चौथा पद सारांश या निष्कर्ष का होता है, जहां एक शिक्षक अपनी बात को खत्म करने वाला होता है और संपूर्ण विषय वस्तु को वो एक अंतिम पद के रूप में, अंतिम निष्कर्ष के रूप में, सार संदर्भ के रूप में अपने शिक्षार्थियों को देता है। इसके बाद अंतिम पद है मूल्यांकन का, जहां शिक्षक के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि अपनी विषय वस्तु को उसने कितनी सफलतम रूप में अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाया है। इसके लिए वो बहुत सारे प्रयास कर सकता है, प्रश्नों को पूछ करके, अपने छात्रों की प्रतिक्रिया को देख करके, अपने छात्रों की जिज्ञासाओं के द्वारा। बहुत से ऐसे पद हैं जिसके आधार पर एक शिक्षक अपनी इस मूल्यांकन के पद को देख सकता है। आगे हम बात करें तो है व्याख्यान विधि के लाभ। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी कक्षाओं में 70% अध्यापन इसी विधि के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि इस विधि के बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला, बड़ी कक्षाओं में बड़ी संख्या में शिक्षणार्थियों का शिक्षण संभव। जहां हम देखते हैं कि हमारे देश में शिक्षकों की भारी कमी है और कक्ष में बहुत सारे विद्यार्थियों की संख्या रहती है, वहाँ इस विधि के माध्यम से शिक्षण करवाया जा पाना संभव और सरलतम, सहजतम होता है। इसके बाद बात की जाए तो उपकरणों की कम आवश्यकता। इस विधि के लिए हमें बहुत ज़्यादा उपकरणों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम उपकरणों के साथ, एक ब्लैक बोर्ड और चौक के साथ एक शिक्षक अपनी व्याख्यान विधि के द्वारा सरलतम रूप से, सफलतम रूप से अपना शिक्षण कार्य करवा सकता है। उच्च कक्षाओं में अध्ययन। उच्च कक्षाओं की जहाँ बात की जाए, जहाँ बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो कि अमूर्त हैं, हमने इस पूर्व में भी बात की है, जो अप्रत्यक्ष घटनाएं हैं, जो चिंतन के विषय हैं, जो उच्च कक्षाओं में आते हैं, ऐसी विषय वस्तु का अध्यापन किसी विधि, अन्य विधि के माध्यम से करवाया जाना शायद थोड़ा कठिन होता है। इसलिए जो व्याख्यान विधि है, उच्च कक्षाओं में सरलतम ढंग से ऐसी विषय वस्तु का अध्ययन करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सफल पाई गई है। अतः उच्च कक्षाओं में इस विधि के द्वारा अध्यापन ज़्यादा करवाया जाता है। फिर है पाठ्यक्रम की पूर्णता। जहाँ उच्च कक्षाओं में सीमित समय होता है, हमारे पास एक सत्र होता है और उसके अंतर्गत कक्षाओं का जो समय होता है वो भी बहुत कम होता है और पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो समय पर पाठ्यक्रम की पूर्णता प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इस चुनौतीपूर्ण कार्य की सफलता, इस चुनौतीपूर्ण कार्य को हम तभी सफल हो पा सकते हैं जबकि हम व्याख्यान विधि के द्वारा अधिकतम अध्यापन करवाते हैं। तो शिक्षकों के द्वारा व्याख्यान विधि का इसलिए भी अधिकतम प्रयोग किया जाता है कि एक बहुत विस्तृत विषय वस्तु का अध्ययन इस विधि के माध्यम से सरलता से सीमित समय के अंतर्गत पूर्ण करवाया जा सकता है। इसका एक और लाभ है कम समय, कम लागत। इस विधि के अंतर्गत पूर्व तैयारी के लिए ज़्यादा उपकरणों की जहाँ हमें आवश्यकता नहीं होती, जहाँ हमें ज़्यादा तैयारी की भी आवश्यकता नहीं है, एक शिक्षक के द्वारा अपनी विषय वस्तु पर विशेषज्ञता ही काफ़ी होती है, तो वहाँ व्याख्यान विधि के माध्यम से हम कम समय में, कम लागत में अपनी कक्षाओं में अधिक अच्छा और व्यवहारिक अध्ययन करवा सकते हैं।
अगर हम इस विधि के दोष की बात करें तो सबसे बड़ा इसका दोष हो जाता है निष्क्रिय श्रोता। जो विद्यार्थियों के समक्ष, विद्यार्थियों के अंदर यह समस्या हम देखते हैं। एक व्याख्यान विधि के तहत जब एक शिक्षक व्याख्यान देता है तो बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं जहां शिक्षार्थी एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि इस विधि में छात्र और शिक्षक के बीच में प्रतिक्रियाओं के बहुत कम अवसर होते हैं। इसलिए विद्यार्थी जो हैं वो एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में वहाँ कक्ष में बैठे रहते हैं। जब दूसरा इसका दोष है एकाग्रता। जब शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में ज़्यादा वार्तालाप नहीं होता है, प्रतिक्रियाएं ज़्यादा नहीं होती है, विद्यार्थियों के पास करने को ज़्यादा काम नहीं होता है, तो उनकी एकाग्रता भी कक्ष में रह पाना या एकाग्रता एक विषय पे हो पाना भी एक कठिन कार्य हो जाता है। विशेषज्ञ की आवश्यकता। जहां हम बड़ी कक्षाओं में उच्च स्तरीय विषय वस्तु का अध्यापन करवाते हैं, वहां इस बच्चों का निष्क्रिय न होना, उनकी एकाग्रता को सुनिश्चित रख पाना, ये सारी जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसको अपनी विषय वस्तु पर पूर्ण उसका ज्ञान हो, उसको कक्ष के विद्यार्थियों का पूर्ण ज्ञान हो। वह अपनी विषय वस्तु को बच्चों के समक्ष, अपने विद्यार्थियों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करे कि विद्यार्थी जो हैं वो बहुत ज़्यादा जोश के साथ, बहुत ज़्यादा ध्यान से एकाग्र होकर उनकी बात सुने। तो यह करने के लिए एक विशेषज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिनकी आवश्यकता हमारे देश में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है। अमनोवैज्ञानिक विधि। व्याख्यान विधि पे एक दोषारोपण अमनोवैज्ञानिक होने का भी लगाया जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पे यहाँ छात्र क्रिया करने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे छात्रों की क्रिया हो, जहाँ पे बच्चे करके सीखें, जहाँ पे छात्र केंद्र बिंदु हो। सबसे बड़ा दोष इस विधि का यही है कि यह शिक्षक केंद्रित विधि है, जो कि मनोविज्ञान के एकदम विपरीत है। इसे अलोकतांत्रिक विधि भी कहा जाता है। लोकतंत्र में जहाँ सभी की भागीदारी होती है, सभी को बराबर अधिकार होता है, वहाँ यह विधि शिक्षक को मुख्य और शिक्षार्थियों को गौण स्थान प्रदान करती है। जहाँ उनके बीच में किसी प्रकार की विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं की, उनके प्रश्नों की, उनके सुझावों का कम स्थान होता है, जहाँ ऐसी स्थितियाँ कम होती है, इसलिए इस विधि के ऊपर एक दोषारोपण अलोकतांत्रिक विधि होने का भी लगाया जाता है। समय की अधिकता। इसका आखिरी दोष यहाँ समय की अधिकता भी मैं मानती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती है कि हम अपनी विषय वस्तु से जो भटक जाते हैं, हम अपनी विषय वस्तु को जब ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो यह विधि समय कम लेने की जगह कई बार समय ज़्यादा भी ले लेती है। अतः समय की अधिकता भी इस विधि का एक दोष माना जा सकता है। व्याख्यान विधि यहीं तक थी। अब मैं आशा करती हूँ कि मेरा प्रयास आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण होगा। आप लोग मेरे इस प्रयास से कुछ समझ पाएंगे, और आगे के लिए आगे आने वाले दिनों में मैं और वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे होम।